Hello and welcome everyone. This is the another lecture in our Atulya series where we are looking forward for swift revision of prelims for 2021. In this lecture we will be taking forward the ecological conceptual part, that is part 5th of our discussion, and this is the conceptual part 5th. It would cover wide range of topics for our prelims for 2022. This topic has to be added with the current affairs coverage that we have already done on our channel, so that has to be done with it. So ये जो part है आपका conceptual part का, this would be the last part in the series of conceptual part of ecological portion. So let's see what are the different topics and concepts we can cover in this particular area. Basically it is about the environmental degradation and the pollution that we can look forward to. So here there are several pollutants. तो उनके major pollutants are given, their sources and their effects can be identified. One of the major pollutant is sulfur dioxide. इसको देखते हैं what is this, what are the sources, क्योंकि UPSC is referring to such pollutants और उनके sources के बारे में भी they are on and off asking in general. तो वो कुछ question को generalize करने की कोशिश करते हैं, but let's try to keep ourselves very specific. coal based thermal power plant SO2 को emit करेंगे. paper industry, metal smelting industry will emit it. क्या क्या इससे हो सकता है? इट एड्स टू द एसिड रेन. स्मॉग भी इससे जनरेट होता है. आई एंड थ्रोट इन्फेक्शन लाइक कफ कैन ऑल्सो बी देयर. बॉडी में रेस्पिरेटरी फंक्शंस को ये अफेक्ट करता है. नेक्स्ट इज द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. सो इट इज एमिटेड फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट्स, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज. It leads to the irritation and inflammation of lungs, so respiratory disorder, basically nitrogen oxide के साथ. lead is another component. ये आपको पेट्रोल डीजल से मिलेगा, लेड बैटरी से मिलेगा, पेंट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट से मिलेगा, हेयर डाइज एटसेट्रा से मिलेगा. तो जो भी पॉलिश रिलेटेड प्रोडक्ट है वहां पे आपको लेड देखने को मिलेगा. वाई लेड इज अ वेरी डेंजरस पोल्यूटेंट? बिकॉज इट हैज गॉट कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज. कैंसर कॉज कर सकता है ये, लाइफ थ्रेटनिंग नर्वस एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है लेड आपका. इट कैन हैव इम्पेयर्ड कॉग्निटिव एंड फिजिकल ग्रोथ इन चाइल्ड. कॉग्निटिव मीन्स रिलेटेड टू ब्रेन. देन कार्बन मोनोऑक्साइड इज अनदर पॉल्यूटेंट. इनकम्प्लीट बर्निंग होती है जब कार्बन फ्यूल की, यानी कि ऑर्गेनिक फ्यूल की, स्पेसिफिकली फॉसिल फ्यूल की, या फिर कंबशन होता है नेचुरली सिंथेटिक प्रोडक्ट का. इन दैट सिनेरियो जब जहां पर भी कार्बन प्रेजेंट होगा और वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कार्बन मोनोऑक्साइड इज द पॉल्यूटेंट विच एमिट फ्रॉम दैट प्रोसेस. इससे क्या फायदा, क्या नुकसान है? बेसिकली इट हैज मोर अफिनिटी इन ब्लड. तो अफिनिटी का मतलब है कि ब्लड के साथ ज्यादा अच्छे से कंबाइन करता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती है तो ब्लड विल ट्राई टू गो फॉर मोर कार्बन मोनोऑक्साइड इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका ब्लड कार्बन ऑक्साइड ज्यादा कैरी कर रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा कैरी कर रहा होगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. दिस इज द मोस्ट डेंजरस एस्पेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बिकॉज इससे आपको पता भी नहीं चलता एंड देन इट साइलेंटली किल्स यू. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज साइलेंट किलर. सो ऑल दोज पीपल हु कैन हैव स्मॉल फर्नेस, जो अपने घर पे विंटर के टाइम पे रखते हैं, या फिर हीटिंग अरेंजमेंट जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, इफ दे आर sleeping with that carbon monoxide source in their room, तो वो सुबह तक उठ ही नहीं पाते, they die and they do not even feel the pain, क्योंकि gradually what happens, your brain is oxygen deprived और आप unconscious हो जाते हो and you are not having enough of oxygen जो आपको आपके normal healthy functioning को रख पाता है. so that is why it is known as the silent killer. ये आपको unconsciousness तक ले जाता है before killing you. other pollutants include carbon dioxide, फॉसिल फ्यूल के बर्न से होता है ये. इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो ग्लोबल वार्मिंग में ऐड करता है, रिफ्लेक्सेस को कमजोर करता है, ब्रेन की जो एक्टिविटी है उन पर इफेक्ट डालता है. इट लीड्स टू कार्बोनिक रेन एज वेल एज इट लीड्स टू एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन. ये इंपैक्ट भी है. देन कम्स दी ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर. आपसे ओजोन के बारे में बात की गई थी जब ओजोन के बारे में वी वर टॉकिंग इन स्ट्रेटोस्फेयर. तो ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर इज गुड बिकॉज इट स्टॉप्स दी अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ बी टाइप्स. बट व्हेन इट इज इन दी ट्रोपोस्फेयर, यानी कि लोअर एटमॉस्फेयर में जब ओजोन होगी, इट इज नॉट हेल्दी फॉर अस. व्हाई? बिकॉज इट एक्ट्स एज ए पोल्यूटेंट.
तो ये वहीकुलर और इंडस्ट्रियल एमिशन से आपको ओजोन मिलेगी, और ओजोन कोई डायरेक्टली रिलीज नहीं होती है, इट गेट्स sometimes it gets formulated. It is a kind of a pollutant which is secondary in nature. सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का मतलब है जो पॉल्यूटेंट एक बार नेचर में आ गया, एनवायरमेंट में आ गया, विच आर डायरेक्टली emerging from the sources, they are known as the primary pollutant. बट वो डिफरेंट पॉल्यूटेंट जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं फिर एक नया पॉल्यूटेंट बनाते हैं, दैट इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. ओजोन इज दैट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. इट अफेक्ट्स itchy eyes, it is causing lung disease like bronchitis and pneumonia. Further, suspended particulate matter. Suspended particulate matter क्या होता है कि कुछ particulate matter ऐसे होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं. These are very small size. Normally, particulate matter of less than 10 micrometers, which are known as PM10. These are dangerous. इससे और dangerous हो जाते हैं if they are less than 2.5 micron, that is particulate matter 2.5. तो जितने ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होंगे ये एमिट होते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से, फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से, प्लस कंस्ट्रक्शन से भी. बेसिकली व्हाट दे डू, ये बहुत लंबे टाइम तक एटमॉस्फेयर में रहते हैं, ये दे डू नॉट सेटल डाउन, क्योंकि ये बहुत लाइट होते हैं, बहुत छोटा इनका साइज होता है, तो आपके ब्रीदिंग के थ्रू आपके ब्लड में आ जाते हैं थ्रू योर लंग्स. इनका साइज इतना छोटा होता है कि ऑक्सीजन और गैस जहां पर एक्सचेंज होती है लंग्स में, एल्वेलाई में, तो वहां से भी ये आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं इफ दे आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज लाइक पार्टिकुलेट मैटर 2.5. क्या परेशानी कर सकते हैं, ये लंग को डैमेज कर सकते हैं, अदर रेस्पिरेटरी डिजीज कर सकते हैं. फर्दर ये आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ओवरऑल लंग फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं. दीज आर दी impact of these particulate matters. Benzene is another pollutant. Basically petrochemical से ये emerge होता है या फिर fuel additives में add किया जाता है. फर्दर जो भी हाई एंड इंडस्ट्रीज है वहां से भी बेंजीन आपको देखने को मिलेगा. इट इज अ कार्सिनोजेनिक एंड फर्दर इट कैन लीड टू बोन मैरो फेलियर. Benzene is a pollutant of that nature. Moving ahead, other pollutants like asbestos. So it is naturally occurring fibrous mineral. So ये आपके asbestos mining से ये environment में जाता है and stays in the environment. It can lead to a problem that is known as asbestosis. तो respiratory problem it can generate. Further, it is carcinogenic. Mercury industrial emissions से या फिर waste से generate होता है. Basically, it is again toxic in several terms. It can lead to nervous disorder. Diseases like Minamata disease can be caused by mercury also. अगर ज़्यादा quantity में हो जाए तो mercury becomes very dangerous. Radioactive pollutants like radon, radium, cosmic rays, beta rays, etc. ये भी these are generating towards the danger of cancer. तो these are carcinogenic. तो cancer generate कर देती है genetic level पे. They can create the changes. In fact, इनके कुछ sources आपके हैं like even from the groundwater in some locations. Radioactive elements like uranium pollution enters into the human body or animal body. Another type of pollutant includes the biological pollutant, which includes pollen, mites, fungi, bacteria, parasites, etc. These cause allergies and diseases like asthma. एस्मा जैसी डिजीज को ये कॉज कर सकते हैं. स्पेसिफिकली जो सीजन अभी पास हो रहा है दैट इज इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, जिसमें लॉट ऑफ एक्टिविटीज इज हैपनिंग. तो पॉलन ग्रेन्स भी यहाँ पर ट्राई करते हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए. सो लॉट ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर देयर इन द एयर. सच पोल्यूटेंट्स कैन एक्ट एज द बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट. दे आर causing damage through creating allergies in human beings. So this is about the different pollutants, their sources and their impacts on human health or environment. Moving ahead, we can see the concept of smog. आपने बहुत बार सुना होगा दिल्ली में दिल्ली स्मॉग. दिल्ली स्मॉग क्यों होता है? स्मॉग इज बेसिकली अ वर्ड portmanteau of smoke plus fog. So some smoke are common in winters, some smokes can be in summer also. So there are two types of smog. One is classical smog, another one is photochemical smog. Classical smog is due to sulfur oxides and particulate matter coming from the fuel combustion. It involves both smoke and fog. तो यानी कि यहाँ पर
कूल ह्यूमिड कंडीशन अगर होगी देन देयर आर चांसेस कि वहां पर आपका क्लासिकल स्मॉग होगा. सो इट हैपेंस इन विंटर. क्लासिकल स्मॉग हैपेंस इन विंटर विच रिक्वायर्स कूल टेम्परेचर, स्मोक प्लस फॉग. दिस टाइप ऑफ स्मॉग फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन लंदन. तो लंदन में 1952 में सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, इसीलिए इसको लंदन स्मॉग के नाम से भी जानते हैं. इट हैज गॉट हायर कंसेंट्रेशन ऑफ SO2. Therefore, it reduces the other chemicals in the atmosphere, and a smoggy or hazy condition is created in the atmosphere. It can cause bronchitis and irritation in lungs. So, respiratory problems can be caused by classical smog. Then is the photochemical smog. नाम से पता चलता है, photo stands for sunlight. Chemical means it involves chemical. So it is formed due to photochemical reaction of sunlight on nitrogen oxides and hydrocarbons. तो जब नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं देन इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ स्मॉग, जिसको हम बोलते हैं photochemical smog. And in this smog there is no smoke and fog is required. This is based on the volatile hydrocarbons as well as nitrogen oxide इनकी प्रेजेंस में होता है. इनफैक्ट यहाँ पर ओजोन की प्रेजेंस भी is seen in the photochemical smog. It occurs in the warm, dry and sunny climate. So it occurs in summers where there is less moisture in the wind, less moisture in the air and temperature is high. This smog was first observed in Los Angeles in 1950. इसीलिए इसको Los Angeles smog के नाम से भी जानते हैं. So you can remember photochemical smog is Los Angeles smog. Here it has high concentration of oxidizing agents. Therefore it is oxidizing in nature. It can cause irritation in eyes. Further it can also lead to the problems which are respiratory in nature. So this is about the smog. These are two types of smog which can be asked in the paper. You must know. You can relate this concept with the Delhi smog जो कि stubble burning से होता है. Stubble burning से क्या होता है? A lot of smoke comes up. Winter season में this smoke has the sulfur dioxide and oxides of other oxides of sulfur. फिर ये fog के साथ मिलके smog create करते हैं. So this is close to this. जो Delhi smog की बात है, this is close to classical smog. Why this Delhi smog is reaching from Punjab to Delhi? Because उस टाइम पर वेस्टर्ली विंड फ्लो करती है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उसके साथ साथ वो आपके दिल्ली तक पहुंच जाता है, वेस्टर्न यूपी तक पहुंच जाता है दिल्ली स्मॉग ड्यूरिंग विंटर सीजन. Alright, moving ahead, now we can see some of the organization and some of the conventions and laws. So basically we'll be looking forward to the static portion of these laws, conventions or organization. बाकी आपका जो updated portion है that will be dealt with the current affairs, जो आपके साइट पर इनफैक्ट ए क्यूब के यूट्यूब चैनल पर यू कैन एक्सेस दैट करंट अफेयर्स अपडेट्स. सो राइट नाउ वी आर लुकिंग फॉर द स्टैटिक कंसेप्चुअल पोर्शंस. फॉर एग्जांपल IUCN, बेसिकली इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म हुई थी 1964 में. नेम इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इट पब्लिशेस अ रेड लिस्ट जिसमें थ्रेटेंड स्पीशीज होती है. थ्रेटेंड स्पीशीज का मतलब जिनको एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए देयर आर सेवरल चैलेंजेस that they are facing. अब वो प्लांट, एनिमल, फंजाई कुछ भी हो सकते हैं. इन दिस रेड डेटा बुक जो सबसे पहले 1966 में प्रेजेंट की गई थी, सो बेसिकली कलर कोडिंग यूज करते हैं यहाँ पर और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आर देयर. आप यहाँ पे देखिए, दीज आर सम स्पीशीज विच आर नॉट एवेल्यूएटेड, उसको एनी लिखते हैं. डेटा जिसका प्रॉपर नहीं होता, डेटा डेफिशिएंट. लीस्ट कंसर्न जिसको आप जिस पे ध्यान मत दीजिए, वो अपने आप सर्वाइव कर सकती है. नॉट नियर थ्रेटेंड मतलब जिसको थ्रेट अभी शुरू हो रहा है, विच कैन बी थ्रेटेंड. देन कम्स द वल्नरेबल स्पीशीज, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ये तीनों कैटेगरी आपको आपकी है थ्रेटेंड में. वल्नरेबल मतलब विच आर हैविंग विच हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ फेसिंग थ्रेट. देन एंडेंजर्ड स्पीशीज जिनको अगर आपने केयर नहीं की गई, दे विल जंप टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड. और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती है कि अगर इफ यू हैव नॉट टेकन केयर ऑफ देम, तो उनके कुछ ही हंड्रेड्स में दे विल बी अवेलेबल और वो दे विल बी लॉस्ट इन वाइल्ड. फिर आप उनको रिकवर नहीं कर सकते वंस दे आर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड. एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब है कि आप उनको जिस साइट पर वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इन सिटू, उनको आप बचा नहीं सकते. बट वॉट यू कैन डू, यू कैन टेक देम एक्स सिटू. You can take them ex situ
तो एक्स सिटू में जाकर, यानी कि आप उनको लैब में या फिर किसी जू में, जूलॉजिकल पार्क में या फिर बॉटनिकल गार्डन में जाके उन्हें बचा सकते हो। बट अगर आप वहां पर भी उन्हें नहीं बचा पाए, देन दोज स्पीशीज विल बी कंप्लीटली एक्सटिंक्ट। EX, इसका एग्जाम्पल क्या है? डायनासोर्स, इसके एग्जाम्पल मैमथ है। These are the examples of these species and their threat levels. तो आपको याद रखना, vulnerable, endangered, critically endangered, these are the threat levels. अब आप देखिए क्या क्राइटेरिया है इनमें फॉल होने का। अगर रिडक्शन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 90% से ज्यादा पिछले 10 सालों में रिडक्शन होगा तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 70% होगा तो एंडेंजर्ड, 50% होगा तो वल्नरेबल। अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 50 से कम मैच्योर इंडिविजुअल्स हैं तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 250 से कम है देन एंडेंजर्ड, 10,000 से कम है देन इट इज वल्नरेबल। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन की अगर बात करते हैं तो 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो अगले 10 साल में उनके एक्सटिंक्ट होने की, देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड। 20% हो प्रोबेबिलिटी, देन इट इज इन नेक्स्ट 20 ईयर्स, देन इट इज एंडेंजर्ड। 10% हो अगले 100 साल में, देन इट इज vulnerable. So these are the criteria जिसको आप याद रख सकते हो for your examination purpose. Moving ahead, some of the environmental laws. अभी कुछ इंडिया के environmental law को देख लेते हैं quickly. It will help you. First is the Wildlife Protection Act. Basically it aims to protect the wildlife, चाहे वो animal हो, plant हो, birds हो, कुछ भी हो. So all the wildlife will be protected. So it has got 6 schedules जो degree of protection provide करता है different को. Schedule 1 and Part 2 of this schedule is provide the absolute protection कि जो भी ऑफेंस होगा उनमें हाईएस्ट पेनल्टी दी जाएगी। स्पीशीज जो कि शेड्यूल 3 में है, शेड्यूल का मतलब है यहाँ पर कुछ शेड्यूल बना दिए गए और उन शेड्यूल में आपको स्पीशीज के नेम मेंशन कर दिए गए। अगर आपने उन स्पीशीज को हंट करा या फिर उन स्पीशीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई, देन यू विल बी गेटिंग द हाईएस्ट पेनल्टीज इन दोज टर्म्स। स्पीशीज लिस्टेड इन शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 are also protected but penalties are lower. Animals under schedule 5 like common crow, fruit bat, rats, etc., they are considered vermin. They may be hunted freely. तो vermin is the category in Wildlife Protection Act के 5th schedule में. These are the animals which are available in plenty. ये या तो किसी ह्यूमन वेंचर को लॉस पहुंचा सकता है या फिर इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये कुछ ह्यूमन क्रॉप्स को या एग्रीकल्चर फील्ड को लॉस पहुंचा रहे, इन दैट केस दे कैन बी हंटेड डाउन क्योंकि इनकी पॉपुलेशन में कोई कमी नहीं है एंड दे आर नॉट एज वल्नरेबल एज अदर स्पीशीज. तो दिस इज द 5th शेड्यूल. स्पीशीज एंडेमिक प्लांट्स विच आर देयर इन शेड्यूल 6th, दीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टिवेशन एंड प्लांटिंग. तो इनको बेसिकली कंट्रोल किया जाता है. इन 6th शेड्यूल की बात करें तो इसमें प्लांट्स स्पीशीज की बात होती है. देयर आर सेवरल स्टैट्यूटरी बॉडीज विच आर formed under Wildlife Protection Act. One is the National Board for Wildlife, and whereas at state level it is State Wildlife Advisory Boards, then Central Zoo Authority, then Wildlife Crime Control Bureau, and National Tiger Conservation Authority. These are all the bodies which are formed under Wildlife Protection Act. ये आपको पता होना चाहिए. This is the factual information which can lead towards a formation of an MCQ. Moving ahead, another laws include the Water Act of 1974. इसी एक्ट के अंतर्गत सेंटर में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB और SPCB बने. दीज आर दी बॉडीज क्रिएटेड. द एक्ट एम्पावर्स देम कि हम जितनी फैक्ट्रीज है या अदर प्लेसेस है जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उनके ऊपर रेगुलेशन कैन बी पुट इन. तो ये सीवेज के ऊपर, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट के ऊपर इट कैन ट्राई टू रेगुलेट देयर क्वालिटी और उसके रिस्पेक्ट में रिसर्च करके गाइडलाइन भी दे सकती है व्हाट टेक्नोलॉजीज कैन बी अडॉप्टेड कि जिससे पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है. दीज आर द 2 बॉडीज अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974. सिमिलरली वी हैव गॉट एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इन 1981. तो जो ईयर्स है ना, ईयर्स भी आपको याद रखना है. सम एक्ट केम इनटू बीइंग 1972, तो कोई 74 में, कोई 81 में. दीज यू हैव टू कीप अ टैब क्योंकि पेपर में स्टेटमेंट हो सकता है तो ईयर भी दे कैन चेंज. So here its aim is to prevent the air pollution. Simple aim. Respective state और center body में empower किसको किया गया है? Pollution Control Board को. Central और State Pollution Control Board.
नेक्स्ट इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ओवरऑल एनवायरमेंट को डील करता है. दिस एक्ट वॉज पास्ड अंडर आर्टिकल 253. आर्टिकल 253 क्या कहता है कि अगर कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है, हम उसको फॉलो करते हैं, तो उसके तहत वी कैन हैव अ पैरेलल लेजिस्लेशन इन आवर कंट्री. तो ड्यू टू इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन वी कैन हैव एन एक्ट. भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में. देन इट वाज रियलाइज कि हमें और बेटर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट करनी होगी इंडिया में. फर्दर यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरमेंट पर इन 1972 को, जिसमें स्टॉकहोम डिक्लेरेशन लिया था. इन दो बैकग्राउंड पर वी हैड टू क्रिएट एन एक्ट दैट केम टू बी known as Environmental Protection Act of 1986. बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द इको सेंसिटिव जोन को क्रिएट करते हैं, इको फ्रेजाइल एरियाज को क्रिएट करते हैं, वो भी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर थे. दिस एक्ट हैज led to the formation of two statutory bodies like Genetic Engineering Appraisal Committee. तो अगर कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, उनका अगर अप्रूवल लेना है तो वो आपको ये कमेटी देगी. इसके अलावा कोस्टल जोन को अगर मैनेज करना है तो कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी is also set up or being formed under this act. Next is the Coastal Regulation Zone notification of 2018. So of late this Coastal Regulation Zone has came into being. क्यों आई है? क्योंकि शैलेश नायक कमेटी ने इसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी. एंड व्हाट इट सेड कि कोस्टल जोन विल बी डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स, और उसमें जोन के जो लेवल ऑफ सेंसिटिविटी के बेसिस पर वी कैन हैव दिस कैटेगराइजेशन. जैसे कोस्टल जोन CRZ1, इट इज इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जहां पे मैंग्रोव हो सकते हैं, कोरल रीफ्स हो सकते हैं, सॉल्ट मार्शेस हो सकते हैं, टर्टल नेस्टिंग हो सकती है, जैसे ऑलिव रिडले टर्टल्स जो आपके उड़ीसा कोस्ट में आते हैं. कोस्टल रेगुलेशन जोन्स 2, दीज आर द एरियाज जो शोरलाइन के पास होंगे, तो यहां पर बट ये डेवलप हो चुके हैं. CRZ3, दीज आर द कोस्टल एरियाज जहां पर सब्सटेंशियली कॉन्क्रीट एरिया नहीं है, बट ये रूरल लोकेशंस हैं. कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, दीज आर दी रूरल लोकेशंस. फर्दर कोस्टल रेगुलेशन जोन 4, ये दीज आर द एरियाज फ्रॉम लो टाइड टू द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ अ कंट्री. इंडिया के केस में इट इज टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया. तो जो लो टाइड लेवल है वहां से जो मरीन लेवल है कहाँ तक का, इंडिया के टेरिटोरियल वाटर तक का, दिस इज अंडर कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 में. These are being identified and discussed as Coastal Regulation Zone Notification of 2018. Next act is the National Green Tribunal Act. ये आर्टिकल 21 को प्रमोट करता है. अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव गॉट राइट टू लाइफ, इन विच वी हैव गॉट एनवायरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दैट इज वाई वी हैव गॉट दिस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. इन 2008 it was formulated. So basically this act is looking forward to create a tribunal जो environmental issues को डिस्कस करेगा. और कोई भी कोर्ट अगर डिस्कस करता है तो कुछ पर्टिकुलर लॉज के बेसिस पर डिस्कस करता है. तो व्हाट लॉज इट इज गोइंग टू डिस्कस? इट विल डिस्कस 7 लॉज. अब आपको ये चीज, ये इंफॉर्मेशन ध्यान से देखनी है. व्हाट आर दो 7 लॉज? सो वाटर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट ऑफ 1974, वाटर का सेस एक्ट ऑफ 1974, पोल्यूशन कंट्रोल करने वाला भी नॉर्मल एक्ट प्लस सेस एक्ट भी. एयर का पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1977 इज देयर. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज देयर ऑफ 1980. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002. इन 7 एक्ट्स के ऊपर एनजीटी विल एंटरटेन द कंप्लेंट और अपने डिसीजन को देगा. There are 2 acts which are being kept out of ambit of NGT. अगर इनके ऊपर कोई क्वेरी होती है या कोई केस आता है तो NGT उसके ऊपर हियरिंग नहीं लेगा. Number 1 is the Wildlife Protection Act. Number 2 is Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act, Recognition of Forest Rights Act of 2006. So this is the WPA 1972, WPA 1972. This act is commonly known as Forest Rights Act, FRA 2006. तो ये 2 एक्ट है जिनके ऊपर ये काम नहीं करेगा. So these are the exceptions जो हमें लगता है कि इनके ऊपर काम कर सकता है. And these are the 7 acts जिनके ऊपर ये काम करेगा. So you have to memorize this list because it is going to be
यूज इन योर एग्जामिनेशन, हो सकता है वो आपको एक लिस्ट है एंड देन दे कैन आस्क यू। इन द पास्ट यूपीएससी हैज आस्क्ड अबाउट द सेम। अब एनवायरमेंटल कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, जस्ट टू गिव यू ब्रीफ आइडिया, क्योंकि आपने करंट अपडेट के साथ में इसको एसोसिएट करना है। सो बेसिकली 1972 में यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में। पहली बार इट वाज डिसाइडेड कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को हैंडल किया जाएगा। 1992 में रियो समिट हुई, उससे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बन गई थी ओजोन लेयर को हैंडल करने के लिए। यू हैव टू रिमेंबर कि हम किस ऑर्डर में मूव कर रहे हैं, 72 देन 87 देन 1992। 1992 में रियो समिट होती है जिससे 3 प्रोडक्ट निकलते हैं। पहला है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। सो UNFCCC इसमें 1992 में अडॉप्ट किया गया। 1997 में इसमें क्योटो प्रोटोकॉल ऐड की गई कि हम जो ग्रीन हाउस गैस है एमिशन को उसको रिड्यूस करें, उस पर लिमिट लगाएं। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाई हुई, इट केम इनटू फोर्स, बट यूएसए वाज नॉट देयर पार्ट ऑफ दिस। 2009 में चाइना एंड इंडिया अदर मेजर कंट्रीज ग्रीन हाउस गैस के नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हुई एंड 2001 में डरबन में साउथ अफ्रीका में डिसाइड करा कि आगे चल के 2015 में नेगोशिएट करेंगे। फिर 2015 में देयर केम द पेरिस एग्रीमेंट, जिसके ऊपर अभी करंटली बात चल रही है, राइट। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये एक अलग स्ट्रीम थी जो यहां से स्टार्ट हुई रियो कन्वेंशन से। 1992 में ये एग्रीमेंट हुआ कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना होगा। 2000 में कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी आई, मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाई होते हैं तो उनके जेनेटिक रिसोर्सेस को हमें बायो सेफ्टी के ध्यान रखते हुए उनको कंट्रोल करना होगा। 2002 में पार्टीज टू द कन्वेंशन दे बेसिकली सेट अ गोल कि हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, दैट इज बाय 2010 में बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है उसको कंट्रोल करेंगे। 2010 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन के तहत आईजी टारगेट सेट किए गए। द एम इज टू रिड्यूस द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। पहले ये था कि हम बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस नहीं होने देंगे, नाउ इट इज टू रिड्यूस द थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 2002 में इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज बनाया गया एंड दिस गेव अ रिपोर्ट इन 2019 जो हम डिस्कस कर चुके हैं इन आर प्रीवियस लेक्चर। अनदर स्ट्रीम जो यहां से बनी रियो समिट से, इट वाज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। 1994 में ट्रीटी साइन की गई। 2009 में नेशंस अग्रीड कि हम इस गोल को अचीव करेंगे एंड देन 2012 से नेशनल रिपोर्ट पब्लिश की जाने लगी ऑन द लैंड डिग्रेडेशन। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, कि कंट्री विल ट्राई कि लैंड के डिग्रेडेशन को लिमिट कर पाएंगी थ्रू लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। मूविंग अहेड, लेट्स सी डिफरेंट कन्वेंशंस। इनके जरा बैकग्राउंड को वील ट्राई टू सी इन अ वेरी स्विफ्ट मैनर, ताकि आपके पास में इनकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो। जो करंट डेवलपमेंट्स हैं that you have to associate with the static portion that we are discussing here. One is the Montreal Protocol. So this protocol takes into consideration the ozone layer. 1987 में adopt की गई, 1989 में it came into force. Kyoto Protocol किसका पार्ट था? ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए 1997 में अडॉप्ट हुआ, 2005 में it came into action. Basel Convention, it controls the transboundary movement of hazardous wastes. ये आपको याद रखना है, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए 1989 में अडॉप्ट हुई, 1992 में फोर्स में आई। कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में हम बात कर चुके हैं, बायो सेफ्टी के बारे में विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जब हम इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को या फिर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो बायो सेफ्टी की बात है। इट वॉज अडॉप्टेड इन 2000 एंड इट केम इन टू बींग इन 2003। UN-RED, it is the effort that reduction of emission through deforestation and desertification. It aims कि हम desertification को भी कम करें और deforestation को भी कम करें, जिससे हम उनके वजह से होने वाला जो एमिशन है उसको कंट्रोल कर पाएं। क्योंकि अगर हम फॉरेस्ट ज़्यादा लगाएंगे, रिवर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड डेजर्टिफिकेशन क्या होता है? एफॉरेस्टेशन। तो अगर हम एफॉरेस्टेशन की कंडीशन क्रिएट करते हैं, मोर फॉरेस्ट जनरेट करते हैं, तो दे विल सिंक इन द कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो it will lead to the more carbon capture. It was created in 2008
फर्दर इट was added with the principle of sustainable development. उसके बाद से it is came to known as UN REDD plus. REDD plus, which involves the principle of sustainable management in the process of reducing emissions from deforestation and forest degradation. Deforestation कैसे या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कैसे आपके पोल्यूशन को क्रिएट करता है, कैसे ग्रीन हाउस गैस को एमिट करता है, इसका एक कारण ये भी, एक तो ट्रीज कम हो रहे हैं तो कार्बन कैप्चर कम होगा, वन थिंग. अनदर थिंग इज दैट कि जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, इफ दे आर गोइंग फॉर देयर डिकम्पोजिशन, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, इट विल रिलीज द ग्रीन हाउस गैसेस टू द एनवायरमेंट मोर. Next is the Nagoya Protocol. So Nagoya Protocol is about the access on genetic resources and their fair and equitable uses of their benefit arising out of them. So this is under the Convention on Biological Diversity. 2010 में अडॉप्ट हुई थी, 2014 में इट केम इनटू बीइंग. इट सिंपली मीन्स दैट नागोया प्रोटोकॉल ने कहा गया कि अगर आप कोई जेनेटिक रिसोर्स यूज करो, लेट्स से इफ यू आर यूजिंग द ट्राइबल नॉलेज, और ट्राइबल नॉलेज के बेसिस पर आप किसी जीन्स को यूज कर रहे हो, उसका जो बेनिफिट मिलता है आप फिर उन ट्राइबल कम्युनिटी के साथ वो शेयर नहीं कर रहे, या फिर किसी कंट्री के साथ शेयर नहीं कर रहे जिसके साथ टेक्नोलॉजी नहीं थी, दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग द फेयर एंड इक्विटेबल एस्पेक्ट ऑफ इट. तो ये ट्रीटी कहती है कि ये कन्वेंशन कहती है, प्रोटोकॉल कहती है दैट यू हैव टू शेयर दीज बेनिफिट फेयरली एंड इक्विटेबली विद द स्टेकहोल्डर्स ऑफ दैट प्रोसेस. देन नेक्स्ट इज किगली एग्रीमेंट प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी ओजोन के लिए, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कम करने के लिए, उसको फर्दर एनहांस किया गया इन 2016. इट केम इनटू बीइंग इन 2019. Another convention is Minamata Convention. Basically, it is the environmental treaty which looks into the adverse effect of mercury. तो 2013 में अडॉप्ट की गई थी और 17 में it came into force. Next is the Rotterdam Convention. Rotterdam Convention talks about the prior informed consent. Whenever there is hazardous and chemical pesticides are involved in international trade, तो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट होगा. आपके पास, आपने शायद ये न्यूज़ सुनी होगी बार बार कि देयर इज डंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इनटू द वीकर अंडर डेवलप्ड नेशंस ऑफ अफ्रीका या फिर साउथ एशियन रीजन, बिकॉज वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसर्च नहीं है, दे डू नॉट नो व्हाट टू डू विद दीज रिसोर्सेज. तो इसीलिए इट क्रिएट्स मोर pollution and environmental challenge in underdeveloped countries and developed countries. Developed countries knew कि ये जो waste है, this will create hazardous conditions for themselves. इसीलिए उन्होंने waste को transmit कर दिया, यानी कि hazardous results को transmit कर दिया towards the underdeveloped countries. तो for that it was adopted in 1998 और came into force in 2004. अब क्या होगा, जब भी कभी ये मूवमेंट होगा तो प्रायर कंसेंट होगी बिटवीन बोथ द पार्टीज. उन्हें पहले से पता होगा, इंफॉर्मेशन होगी क्या वेस्ट है, इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है उनके नेटिव एनवायरनमेंट पे, तो तब जाकर सोर्स से वो उस लोकेशन पे सेंड किया जाएगा जहां पर दैट वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड. नेक्स्ट इज आईपीसीसी. आईपीसीसी इज द इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. तो इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई. इट वॉज फॉर्म्ड by World Meteorological Organization and United Nations Environmental Program in 1988. तो ये IPCC क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करती है. It talks and it looks into the research and scientific works related to the climate change. It presents a report and that report is the basically assessment report. और उसमें there are 3 different working groups of scientists जो analyze करते, study करते climate change को. तो working group 1, 2 and 3. 1 डील करता है टू साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. वर्किंग ग्रुप 2 डील करता है इम्पैक्ट और वल्नरेबिलिटी और अडेप्टेशन से रिलेटेड जो जो इश्यूज है. वर्किंग ग्रुप 3 डील करता है कि क्या एक्शन लिया जा सकता है क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए. अप टिल नाउ 6th IPCC रिपोर्ट हैव बीन मेंशन्ड. आपकी जो 6th रिपोर्ट है, इट हैज बीन डिस्कस्ड इन द करंट अफेयर्स. नाउ वी आर हियर विद द 5 रिपोर्ट्स की 5 रिपोर्ट्स के बारे में एक ब्रीफ आइडिया देखते हैं. व्हाट आर द ब्रीफ आइडियाज विद रिस्पेक्ट टू 5 रिपोर्ट्स. फर्स्ट रिपोर्ट 1990 में आई थी. इट सेड एमिशन रिजल्ट होता है इसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन की वजह से देयर इज टेम्परेचर्स आर इंक्रीजिंग. ग्लोबल टेम्परेचर 0.3 to 0.6 डिग्रीज तक बढ़ सकता है. सी लेवल 0.65 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है 2100 में. सिमिलरली सेकेंड रिपोर्ट आई 1995 में.
इट सेड कि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है 3 डिग्रीज तक बाय 2100 तक। इसके बेसिस पर क्योटो प्रोटोकॉल डिस्कस की गई और फॉर्मुलेट हुई। थर्ड रिपोर्ट आई 2001 में, इट सेड 1.4 टू 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है। अगर हम 1990 के कंपैरिजन की बात करें, रेनफॉल विल इंक्रीज, द सी लेवल विल आल्सो इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी of extreme weather conditions like thunderstorm, floods, cloudbursts, etc. they will also increase. फोर्थ रिपोर्ट आती है 2007 में, इट सेज जो ग्रीन हाउस गैस है इनका एमिशन 70% तक बढ़ गया है इफ वी कंपेयर बिटवीन 1970 टू 2004. दिस इज वन पॉइंट. एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर चुकी है, हाईएस्ट है इट इज इन लास्ट 6.5 लाख ईयर्स में. टेम्परेचर could rise up to 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड. सिमिलरली इसके बेसिस पर आईपीसीसी को नोबेल प्राइज मिला था इन 2007 में ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट. 2009 में जो कोपनहेगन में मीटिंग हुई थी आपकी यूएनएफसीसीसी की, उसके बेसिस पर दिस रिपोर्ट वाज द पॉइंट ऑफ इनपुट. फिफ्थ रिपोर्ट आई 2014 में, इट सेज कि 2100 तक 4.8 डिग्री से टेम्परेचर पहुंच जाएगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल के टाइम से. एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, nitrogen oxide, their level are increasing very high. There is the chances of more heat waves and frequent extreme weather phenomena. These are the information given on the basis of which Paris Agreement of 2015 was negotiated and discussed. These are the 5 reports. Then came the 6th report, is it recent one जिसके बारे में प्रोसेस हो रहा है. इसके अलावा जब हम टेम्परेचर राइज की बात करें तो रिसेंटली वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक और प्रेडिक्शन की है कि 2026 तक जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का वो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि इतना टेम्परेचर अर्थ का ओवरऑल इंक्रीज कर जाएगा. तो बोल रहे हैं कि इट मे बी ब्रीच्ड, मतलब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है ओनली बाय 2026 if we are not able to control the emission of greenhouse gases in this duration. So moving ahead, last topic of our discussion is the climate finance and UNFCCC. UNFCCC. तो UNFCCC basically ये convention of party के through meeting करती है. It has got a standing committee on finance. There are 3 finances: Green Climate Fund, Adaptation Fund, Green Environment Fund. Within Green Environment Fund, there are 2 special funds. One is Special Climate Change Fund. Another one is the fund for least developed countries. So let's see what are they. So basically adaptation fund आपकी क्योटो प्रोटोकॉल में बना था. क्योटो प्रोटोकॉल, now you know what is the Kyoto Protocol. It aims to finance the projects and programs जो vulnerable communities को help करेंगे. कहाँ पर? डेवलपिंग कंट्रीज में. तो दिस इज देयर अडेप्टेशन फंड की अडेप्ट कर सकें वो अपने आप को, कैसे अपने सिस्टम को मॉडिफाई करें कि जो क्लाइमेट चेंज हो चुका है, अब हो चुका है, उसको जब तक रिवर्सल नहीं है तब तक उनको अडेप्ट करना होगा. कैसे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करें, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाएं, कैसे अपनी कम्युनिटीज को लेस वल्नरेबल करें, साइक्लोन से कैसे बचाएं. एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस सिनेरियो. देन ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म हुआ 2010 में. बेसिकली रिच कंट्री जो पेरिस अकॉर्ड को मीट करने के लिए एक टारगेट रखा गया कि वो पर ईयर $100 बिलियन देंगे टू द डेवलपिंग कंट्रीज. तो दिस वाज अंडर ग्रीन क्लाइमेट फंड. देन ग्लोबल एनवायरमेंट फंड 1994 में इट केम इनटू बीइंग, which was divided into 2 parts. One is the for climate change, another one is the fund for least developed countries. So here private equity fund is provided basically for long time financial return. कि अगर हम किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं या किसी ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सके, इन दैट सिनेरियो वी कैन हैव प्राइवेट प्लेयर्स एज अ मेजर प्लेयर. तो उस तरीके के अरेंजमेंट को प्रमोट जब करा गया तो इट केम अंडर द ग्लोबल एनवायरमेंट फंड विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू these 2 segments. All right, so with this we wind up our static portion of environment. Thank you very much.